नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज क्रिसमस है तो उसी के बारे में आर्टिकल है, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि क्रिसमस का एक अपनी इमेज है जो कि काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। तो आज भी वही इमेज है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो बेसिकली रीज़न यही है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उसी के खुशी में पूरे विश्व भर में जो क्रिसमस का डे है 25 दिसंबर को वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी भी हमें यहाँ पर जो है ना एक ऐसी इमेज यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जिससे ये पता चले कि क्रिसमस का हमारे लिए मतलब क्या निकलता है। तो ये हर एक इंसान की अलग अलग तरह की इमेज होती है। जिस तरह की दृष्टि होती किसी की, उसी तरह की सृष्टि उसके सामने होती है। तो ये बहुत ही पुराना कथन है भारतवर्ष में कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बिल्कुल उसी पैमाने पर बात की जा रही है कि क्रिसमस का हमारे लिए क्या मतलब यहाँ पर निकल कर आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्या हमारे लिए वही पिक्चर निकल कर आती है जो हमारे सामने और लोगों ने पेंट करके रखी हुई है। जब हम बचपन में थे तो जो हमारे सामने पिक्चर बनाई गई वही हमारे दिमाग में अभी तक पेंटेड है। तो हालांकि ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो हर एक रिलीजन में अपने अपने जो भी वो त्यौहार मनाते हैं तो वो ट्रेडिशन वैसे ही यहाँ पर जो है पेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है ता जो कि हम जो है अपनी पिक्चरें क्रिएट कर सके क्रिसमस के बारे में कि एक्चुअली में मतलब क्या निकलता है क्रिसमस का, हमें क्या सीख जो है मिलती है और हमें क्या सीखना है और किस पथ पर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि कोई भी कला का काम हो तो वो यहाँ पर उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि एक आइकन बन जाए। ओके, और यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की अटेंशन ही नहीं यहाँ पर ग्रहण करता, साथ ही साथ वो लोगों को ये भी बताता है कि आप इस कला के भीतर घुसिए, आप गहराई में जाइए, आपको समझ आएगी कि ये कला कहना क्या चाहती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोएट्री का किसी को शौक है तो वो अगर लेखक है, लिखता है, तो अगर जब तक गहराई में अगर वो अपने श्रोता को लेकर नहीं जा पा रहा तो तब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह आइकन की तरह ही रह जाएगा कि हाँ भी वो पोइट्री है, वो सिंबल रह जाएगा, सिर्फ एक पोइट्री है। ओके, तो यहाँ पर असली मजा तब है जब जो है पूरी तरह से गहरा जो है कोई उतर जाए, विलीन हो जाए आपकी पोइट्री में। तो इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये तभी हो पाएगा जब अंदर से जो है ना प्रेम निकल कर आ रहा है आपकी पोइट्री में। तो उसी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात करें, जैसे आप एक पत्थर उठा लो, आप पत्थर उठाओ, चाहे एक बहुत ही गहरा दरिया है, ओके, बहुत ही गहरी नदी है, तो उस गहराई में जाकर आपने पत्थर उठाकर लेकर आए हो, लेकिन जब उस पत्थर को तोड़ोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि अंदर से कितना सूखा पड़ा हुआ है उस पत्थर में। ओके, तो बेशक उसके ऊपर लहरें चली पानी की, लगातार गहरे पानी में वो पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अंदर से वो सूखा है, लेकिन ये पता चला जब उसको तोड़ा। तो इसी मुद्दे के ऊपर बात करते करते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर रस्में है ना जो क्रिसमस की, वो तो मनाते आ रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से, उसकी तो लेयर यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन हमेशा अनटच रहे हैं जो यहाँ पर सही जो इसका महत्व निकल कर आता है, इसका जो सेंटर पॉइंट निकल कर आता है कि हम क्यों मनाते हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पर जो है क्वेश्चन किया गया है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सेलिब्रेशन होती हैं, जो प्रिपरेशंस होती हैं क्रिसमस की, तो एक्सटर्नल तौर पर तो ये काफी हफ्तों पहले ही शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पर अभी क्रिसमस डे आएगा तो उसको हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एक्चुअल फॉर्म में अगर सच्चाई के सेंस में बात करें तो क्रिसमस जो है पूरा का पूरा अंदर के बारे में है। ओके, मतलब कि हमारे जो अंदर भीतर जो हमारे काम चल रहा है, जो प्रभु की भक्ति है उसके बारे में है, कि हम हमारे अंदर क्या भावना है उसके बारे में है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हम अंदर से डेवलप हो ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह की कंपनसेशन दे रहे हैं कि बाहरी रूप से हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बाहरी रूप तक ही हम सीमित रह गए हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो पहली क्रिसमस थी, ओके, उसकी जो यहाँ पर सिंप्लिसिटी थी उसको हम यहाँ पर नजरअंदाज कर रहे हैं कि कैसे वो यहाँ पर जो हमारी अंदर की जो ग्लोरी थी, ओके, जो शाइनिंग बॉबल्स थे, मतलब कि जो अंदरूनी शक्ति, जो रोशनी थी, उसको देखना था। तो यहाँ पर उसकी सिंप्लिसिटी को हम नजरअंदाज करके क्या कर रहे हैं कि बाहर के जो यहाँ पर संसारिक तौर पर जो हम लाइट्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि सितारों और सुपरस्टार, ओके,
तो इनकी खोज करते करते हम जो है ना, जो एक स्टार था जो हमारे भीतर था, जो एक इंसान को गाइड कर रहा था, उसको हम भूल चुके हैं। तो उसको हम यहाँ पर पहचान ही नहीं सके, उसको हम यहाँ पर फाइंड ही नहीं कर सके। तो यहाँ पर बात यही कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर ऐसा रूम बनाना है आने वाले समय में कि जब यहाँ हम इस होली नाइट को यहाँ पर मनाएं, ओके, तो यहाँ पर उसके जो यहाँ पर उसका रीजन है उसको मनाने का, उसको फॉलो करें और अपने अंदर जो है वो डिविनिटी का जो भाव है उसको यहाँ पर पैदा करें और परमात्मा की जो भक्ति है ना उसमें विलीन हो। और जो उस होली नाइट की शांति है, साइलेंस है, उसमें उसको हम जाने, उसको खोजने की कोशिश करें। जब तक खोजने की कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हर एक काम में हमें कोशिश करनी होती है, कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश कभी नहीं छोड़नी है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली समझाया यही गया है कि अंदर की ओर दौड़ो, बाहर की ओर नहीं। बाहर की ओर सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक जो है दुनिया है, अंदर की ओर जो है ना वो कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो आपको सुकून देगा। उसके अंदर खोज करोगे, कोशिश करोगे आगे बढ़ने की, तो आगे निकलोगे। तो यही तो पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं पेस्टिसाइड बिल के बारे में। तो ऑथर बात कर रहे हैं रेफर पेस्टिसाइड बिल टू सिलेक्ट कमेटी। किसी सिलेक्ट कमेटी को ये बिल रेफर कर दो ताकि कि वो अच्छे से एग्जामिन कर सके और जो सही कंसर्न है जिनको कि इग्नोर किया जा रहा है उनके ऊपर यहाँ पर बात रख सके और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, और बिल को यहाँ पर रश ना करो। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड बिल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसकी हम कहाँ कहाँ जो कौन कौन सी कंसर्न्स है जिनको हमने यहाँ पर नोटिस करके चलना है, तो उसको उसके ऊपर डिस्कशन करके फोकस करके हमने जो है यहाँ पर इस बिल को तैयार करना है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ हैं तो उनको उनका यहाँ पर दर्द समझते हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वही लोग अगर बात करेंगे हम पेस्टिसाइड्स की, ओके, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की, तो कहें कि उनको भी सपोर्ट करें तो वो नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत कम होगा कि जो लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही क्लोज एलाय है फार्मर्स की। तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जहाँ पर फर्टिलाइजर्स आते हैं, जहाँ पेस्टिसाइड्स आते हैं जो कि आप फसलों पे लगाते हो, जो कीटाणु होते हैं उनको मारते हो, ओके, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं कि उसकी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें राइज हो। तो ये दोनों चीजें जो है हम यहाँ पर देख के चलते हैं, पेस्टिसाइड भी डालते हैं और फर्टिलाइजर भी डालते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे पेस्टिसाइड के बारे में, तो ये कितना जरूरी है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड जब भी हम यूज करते हैं तो एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती है, एक डिसटेस्ट यहाँ पर आता है, और साथ ही साथ जो भी इनको प्रोड्यूस करते हैं, जो भी इंडस्ट्री पेस्टिसाइड बनाती है, उनको हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पर ये नुकसान ही पैदा कर रहे हैं और नुकसान जो है फैला रहे हैं पूरी धरती के ऊपर। अब देखो, अगर कोई यहाँ पर पेस्टिसाइड बेच रहा है, अगर कोई कंपनी पेस्टिसाइड बना रही है, तो अगर बात करें कि जो बंदा बना रहा है तो उसकी फैमिली भी वही खाना खा रही है जो यहाँ पर उसी पेस्टिसाइड को यूज करके जो यहाँ पर गेहूं उगाया गया, जो चावल उगाए गए, तो उसी का ही कोई ना कोई मात्रा जो है ना, कोई ना कोई अंश जो है हर जगह पहुंच रहा है। तो जो यहाँ पर इसकी सेलिंग करते हैं वो भी खुद कहते हैं कि हमारे बच्चे भी यही जहरीला खाना खा रहे हैं, इस हमारी भी यहाँ पर मजबूरी है, ओके, हमें भी यहाँ पर उद्योग करना है, काम करना है और अपने जो है पैसा कमाना है। तो ये यहाँ पर जो है बात कही जाती है सब लोगों के द्वारा जो यहाँ पर पेस्टिसाइड के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि हम देखते तो ऐसे ही है ना कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो यहाँ पर की नुकसान कर रही है और बहुत बड़े पैमाने पर जहर फैला रही है खाने में। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट ना करती, अगर यहाँ पर भारत सरकार पेस्टिसाइड्स इनको इंट्रोड्यूस ना करते और अभी भी अगर हम इसको हटा देते हैं तो कैसा होगा। तो यहाँ पर बात करें, सपोज करो केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें, तो अगर इनको हटा देंगे तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली जो है गिरेगी, गेहूं की भी और चावल की भी, और भी जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिनकी खपत होती है, जिनकी कंजप्शन जो है भारत में बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो अगर वो कम हो गई तो यहाँ पर बहुत सारी जहाँ डेथ होनी शुरू हो जाएगी भूख की वजह से, और भूखमरी फैल जाएगी। अगर भूखमरी फैल गई तो फिर खाने के लिए यहाँ पर खाना नहीं अवेलेबल होगा तो लोग कहाँ जाएंगे। आबादी देखो, आबादी 135 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो इसका पेट भरने के लिए भी हमें जो है बल्क में अनाज चाहिए, काफी बड़ी मात्रा में हमें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी, उसका भी हमें इसका जो भंडार है उसको बढ़ाना होगा।
तो ये सब चीजें हमें देखकर चलनी होगी। तो यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी, अगर ये केमिकल फर्टिलाइजर ना हो या पेस्टिसाइड ना हो तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फसलें जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी, जो कीट हैं वो खानी शुरू कर देंगे फसलें को। और दूसरी ओर अगर फर्टिलाइजर को नहीं यूज करेंगे तो जो गुणवत्ता है, जो इसकी प्रोडक्शन की मात्रा है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और दो रीजन हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो लोग मरने शुरू हो जाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है खाने को, और दूसरा जिनके पास पैसा है उनको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो गरीब ही होते जाएंगे, जिंदगियां गरीब होती जाएंगी। तो कहने का मतलब जब किसी चीज की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा रहेगी, तो डिमांड ज्यादा रहेगी तो लोग कहेंगे मैं ज्यादा पैसे देता हूं मुझे दो। ओके, तो चीज बिना मतलब के उसका महंगाई दर जो है ना बहुत आसमान की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस रीजन को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं जो पेस्टिसाइड है वो यहाँ पर जरूरी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट यही बनता है कि हम इसको मैनेज कैसे करें। तो पार्लियामेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट यहाँ पर एक पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल जो है उसको यहाँ पर कंसीडर कर रही है और चाह रही है कि उसको रिप्लेस करे जो यहाँ पर 1968 में विंटेज इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया गया था उसके साथ। तो ऑथर यहाँ पर इसी बात के ऊपर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बिल देखने में ऐसा लग रहा है कि जहां पर इसको अच्छे से यहाँ पर विचार ही नहीं किया गया और इसको आधा बनाया गया है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सर पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल के बारे में। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो वीडी सीड्स है, ओके, तो वीडी साइड्स जो है इनको क्यों एक्सक्लूड किया गया है बिल नॉमेनक्लेचर में से, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। वीडी सीड्स मतलब जो जो कोई भी फसल होती है तो फसल के आसपास जो यहाँ पर जड़ी बूटी निकल कर आ जाती है, तो वो जड़ी बूटी निकल कर आती है उसको हम वीड्स बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले जमाने में जब यहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह नहीं होते थे, डीडीटी वगैरह नहीं होती थी, तो यहाँ पर लेबर लगाई जाती थी कि आप लेबर यूज करके क्या करते थे, जो बीड्स होते थे, जो जड़ी बूटी होती थी उसको काटा जाता था, जड़ों से उसको निकाला जाता था कि जो हमारी जो पेरेंट फसल है ना उसको नुकसान ना हो, उसको जो यहाँ पर तत्व चाहिए धरती से उसको प्रॉपर मिले। जब उनको नहीं मिलते तभी कीट लग जाता है और फसल जो है खराब होनी शुरू हो जाती है, झाड़ अच्छा नहीं निकलता है। तो यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कि उसको यहाँ पर क्यों एक्सक्लूड कर दिया। तो इसलिए अब आज के जमाने में लोग आमतौर पर डीडीटी यूज कर देते हैं या पेस्टिसाइड यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास की जो जड़ी बूटी है वो नहीं उगती, वो सड़कर वैसे ही खत्म हो जाती है। तो हालांकि वो भी एक जहर ही है, इनडायरेक्टली वो भी फसल जमीन के अंदर जा रहा है और हमें जो है ना हमारी बॉडी को नुकसान ही कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर भारत की जीडीपी की बात करें, कंजप्शन पैटर्न की बात करें, सबको खाना मुहैया करना है, तो इस और अगर देख के बात करें तो यहाँ पर जरूरी है कि इसको भी आप बिल में इसको इंट्रोड्यूस करो। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है कि आपने उन केमिकल्स को क्यों एक्सक्लूड किया है जो यहाँ पर जो फ्रेश लाइफ होती है किसी भी प्रोड्यूस की उसको एक्सटेंड करते हैं। ओके, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो है जरा देर तक जो है फ्रेश रह सके, तो उसके लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं उनको यहाँ पर क्यों जगह नहीं दी गई इस बिल में। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि इस बिल को यहाँ पर आप ये नाम क्यों नहीं दे रहे, क्रॉप केयर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल, इस तरह से आप इसको क्यों नहीं बुला रहे, आप क्यों इसको बुला रहे हैं पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल। और आगे बात कर रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड की जो इंडस्ट्री है, इसका जो साइज है वो है 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इसमें एक्सपोर्ट भी जो है इंक्लूड होता है और साथ ही साथ जो इसका R&D पे जो खर्चा आता है वो आता है, इसके टोटल जो खर्चा होता है जो इसका साइज है उसका 10% के हिसाब से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी के हिसाब से भारत की फसलों को किस तरह की रिसर्च चाहिए, कौन सी कमियां रह गई हैं, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर रिसर्च की जाती है और यहाँ पर भी 10% जो फंड का पैसा होता है वो लगाया जाता है। और यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन निकल कर आती है जीडीपी की, ये निकल कर आती है 0.7% के आसपास। और जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं, जो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, और उनके पास एडवांस डिग्रीज होती हैं इन केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा खासा रिसर्च वर्क होता है, जिसके फलस्वरूप जो है हमें अच्छा काम जो है देखने को मिलता है और अच्छा जो है हमारी यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है बढ़ती है। तो इनकी देन यहाँ पर काफी अहम रहती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर मूंगफली का जो सबसे जो मजबूत जो दुश्मन है, ओके, जो सबसे गहरा दुश्मन है जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आती है, वो है उसका कीट।
ओके, तो यहाँ पर उस कीट को हम यहाँ पर जो है निशाना बनाते हैं, ना कि पूरी की पूरी फसल को यहाँ पर निशाना बनाकर हम उसको ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सूज है, ओके, यहाँ पर होता क्या है कि जो यहाँ पर पेड़ होते हैं जो मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनको वो कीट मिलने ही नहीं देता, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होती है जो मूंगफली की उसमें गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उस कीट के ऊपर फोकस किया जाता है कि स्प्रे करके उसको मारना है। तो ये जो इनसाइट है, ये कोई जो केमिस्ट्री का विद्यार्थी है उसमें से नहीं आ सकती। ये विजन जो है ना, हमेशा कोई रिसर्च जो जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है रिसर्च का, ओके, स्कॉलर हो चुका है इंसान, तो उससे यहाँ पर ये विजन की आप कामना कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो बिल है ये फेल है। जो यहाँ पर एक रेगुलेटर बॉडी होनी चाहिए कि अच्छे से रेगुलेट कर सके इन कीट को, जहाँ फिर पेस्टिसाइड्स को, जहाँ फर्टिलाइजर्स को, तो इसके बारे में बिल ये भी नहीं कुछ बोल रहा। यहाँ पर बात तो हम कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड को मैनेज करके चलेंगे, लेकिन कैसे मैनेज करोगे? कोई रेगुलेटर तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इल डिफाइंड ऑफेंसेस है जिनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ओके। और साथ ही साथ जो यहाँ पर बात बोली गई है कि आर्बिट्रेरी स्टॉपेज लगा दी जाएगी प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के ऊपर पेस्टिसाइड के। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह की प्रावधान आप बिल में क्यों रख रहे हो। तो इसके ऊपर भी ऑथर जो है यहाँ पर निशाना लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो आखिर में यहाँ पर बात करें कि जो बिल को जो बनाया गया है, क्राफ्ट किया गया है, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत पूरली क्राफ्ट किया गया है। तो क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई डोमेस्टिक कैपेबिलिटी कैसे बनाए पेस्टिसाइड्स की, इसके बारे में कोई यहाँ पर बात की गई है कि उसको कैसे प्रमोट करें, और साथ ही साथ कैसे यहाँ पर कैलकुलेशंस हो, कैसे फॉर्मुलेशंस रखी जाएंगी इंपोर्ट की, ओके, एक्सपोर्ट की, तो इसके बारे में भी कोई अच्छे से चर्चा नहीं की गई है बिल में। और यहाँ पर यही बात कर रहे हैं ऑथर की, इस बिल को इतनी जल्दबाजी में आप इसको पार्लियामेंट में पेश मत करो। इससे पहले आप इसको किसी सिलेक्ट कमेटी को सौंपो, वो इसको एग्जामिन करे। साथ ही साथ जो यहाँ पर व्यूज निकल कर आ रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पर और फॉरेन इंडस्ट्री के लेवल पर जो पेस्टिसाइड बना रही है, उनको सुनो, उनके विचार सुनो, फार्मर्स के विचार सुनो इस बिल को फाइनलाइज करने से पहले। और साथ ही साथ जो दलवाई कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी आप कंसल्ट करो, ओके, जो यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर सौंपी गई थी, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमीशन बनाया था दलवाई कमेटी का, कि आप यहाँ पर रिसर्च करिए यहाँ पर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के बारे में, उसके बारे में आप बताइए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो उसकी रिपोर्ट को भी आप कंसल्ट करो। तो इन सब मुद्दों को आप कंसल्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर फाइनलाइज करो बिल को, कि यहाँ पर जो कमियां रह गई हैं उस कमियां को आप एक्ट बनने से पहले ही आप खत्म कर दो। जैसे आप देखो फार्मर बिल्स आए, 3 फार्मर्स बिल्स आए, तो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं हुई और बिल पास कर दिए गए लोकसभा और राज्यसभा में से। तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसी को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ऐसे आने वाले भविष्य में ऐसे यहाँ पर जो है सिचुएशंस ना पैदा हो, तो इसलिए आप पहले से ही कंसल्ट करके चलो, ओके। तो पहले से ही कंसल्ट करके चलोगे तो आने वाले भविष्य में कोई ऐसी एजिटेशन नहीं देखने को मिलेगी और बिल्कुल सरल तरीके से जो है पार्लियामेंट का, संसद भवन का काम जो है वो आगे आने वाले समय में चलता रहेगा। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी विंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो काफी समय बाद जब से यूटी बना है जम्मू और कश्मीर का, तो पहली बार इलेक्शन हुए हैं डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। तो काफी अच्छा खासा रिस्पांस यहाँ पर वोटर्स का देखने को मिला है। काफी बढ़ चढ़कर वोटर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और ये दिखाया है कि हमारा अभी भी विश्वास है डेमोक्रेसी के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे टेरर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर पहले समय में ऐसा रहता था जब भी वोटिंग होती थी कि लोग बहुत कम यहाँ पर वोटिंग करते थे, क्योंकि वहां पर टेररिज्म का खौफ काफी रहता था। तो यहाँ पर 8 फेसेस में इलेक्शन करवाया गया है और सिर्फ एक फेस को छोड़कर बाकी सभी फेसेस में 50% तक की जो यहाँ पर टर्नआउट जो है वोटर्स का देखने को मिला है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स जो है जीते हैं। तो यहाँ पर जितनी टोटल सीट्स थी उसमें से 50 जो है इंडिपेंडेंट्स और जो आजाद उम्मीदवार होते हैं वो जीते हैं। देखिए, इन जो आजाद उम्मीदवार होते हैं इनमें से भी मोस्टली वो उम्मीदवार होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग करते होते हैं, लेकिन एन वक्त पर उनको उसकी पार्टी से टिकट नहीं मिलता और जिसकी वजह से ये अपनी पार्टी के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। और इनके पास अपना वोटर शेयर होता है, इनके पास अपनी वोटिंग होती है कि हाँ हमें इतने लोग वोट करेंगे, तो उस हिसाब से ये जीत कर आगे आ जाते हैं और इनके ऊपर टैग लग जाता है इंडिपेंडेंट, मतलब कि आजाद जीते हैं। ओके, तो मोस्टली ये वही लोग होते हैं जिनको अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलती है। तो इस तरह करके यहाँ पर 50 लोग जीत चुके हैं। तो ये हमेशा
सिर्फ डीडीसी के इलेक्शन में नहीं होता, चाहे किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, चाहे किसी एमपी का इलेक्शन हो रहा है या एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, तो अब सब जगह इंडिपेंडेंट्स मोस्टली ऐसे ही निकल कर आते हैं। बहुत रेयरली होता है कि कोई इंडिपेंडेंट, मतलब जिसका कोई भी संबंध नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता था, बहुत रेयरली होता है कि वो जीत कर आ गया है। और ऐसे भी केसेस निकल कर आते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जब इंडिपेंडेंटली रियल मायने में कोई यहाँ पर जीतता है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे क्लेम्स भी यहाँ पर लगाए गए, जो यहाँ पर फारूक और उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, इनके द्वारा कि यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर जो है पोल्स नहीं हुए हैं, यहाँ पर गड़बड़ी की गई है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो बहुत ही सही और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर प्रॉमिस किए गए थे इस क्रिटिकल माहौल में। ओके, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को जो है यहाँ पर दोबारा से रीडीम किया गया है और अच्छे से इलेक्शन यहाँ पर हुए हैं। और यहाँ पर टोटल 280 सीट्स थी इलेक्शंस में, जिसमें से 140 जम्मू रीजन को दी गई और 140 कश्मीर रीजन को दी गई। तो यहाँ पर एक अलायंस भी बना था, प्री पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस मतलब कि इलेक्शन होने से पहले से जो कुछ पार्टीज मिलकर अपना अलायंस बना लें। तो बहुत सारे अलायंस ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप महाराष्ट्र में देखो तो शिवसेना, शिवसेना, जो उसके बाद जो शरद पवार जी की पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का अलायंस हुआ, लेकिन ये इलेक्शन के बाद हुआ। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं पोस्ट पोल अलायंस। तो यहाँ पर मोस्टली जो अलायंसेस बनते हैं वो प्री पोल अलायंसेस ही होते हैं, जैसे शिवसेना और बीजेपी का पहले ही था, ओके, बाद में टूट गया। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह प्री पोल अलायंसेस थे काफी सारी पार्टीज की, जिसमें बहुत मेजर पार्टीज भी थी, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया गुपकर अलायंस। ओके, तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डेक्लेरेशन, तो ऐसा नाम यहाँ पर दिया गया था, जिसमें 7 मेजर पार्टी थी जिनका इन्वॉल्वमेंट था। और इसमें से जो अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जिनकी पार्टी जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके बाद जो महबूबा मुफ्ती है उनकी पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हम पीडीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और साजिद लोन की भी पार्टी है जिसका नाम है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और सीपीआई एम, ओके, सीपीआई मार्क्सिस्ट जिसको है। तो इनको यहाँ पर काफी अच्छे वोट्स, यहाँ पर अच्छी सीट्स यहाँ पर मिली हैं इस अलायंस में। तो टोटल इनका बनता है 112 के आसपास। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है, 75 सीट्स 280 में से इसने जीती हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी, जिसको कोई एक पार्टी जिसको सबसे ज्यादा यहाँ पर सीट्स मिली है, वो बीजेपी है। लेकिन अगर बात करें अलायंस की, तो उस हिसाब से यहाँ पर अलायंस के पास ज्यादा सीट्स चली गई, क्योंकि उनके पास एक से ज्यादा पार्टी के यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो गुपकर अलायंस भी बना है और जो बीजेपी है, तो यहाँ पर एक कंफर्ट जो है उनको देखने को मिला है इन रिजल्ट्स के तौर पर। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने पहली बार यहाँ पर 3 सीट्स जीती हैं कश्मीर रीजन में, और टोटल जो वोट्स इनको पड़ी हैं वो है 4,87,364 वोट्स, जो कि बीजेपी को पड़ी हैं। तो यहाँ पर ये वोट्स ज्यादा हैं, जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को अगर इकट्ठा कर दे तो इनको वोट पड़ी है 4,79,685, मतलब कि इनको टोटल इकट्ठा करके जितनी वोट्स पड़ी हैं उससे ज्यादा बीजेपी को वोट्स यहाँ पर पड़ी हैं। और यहाँ पर टोटल 50 जो है इंडिपेंडेंट्स, जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अगर बात करें कैलकुलेशंस की, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो गुपकर अलायंस बना है, तो वो जो है और पार्टी से यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर उसको और भी मिल सकती है, और बीजेपी से थोड़ा सा आगे ही रहेगा ये। ओके, बीजेपी से थोड़ा सा आगे ही रहेगा। आगे बात करें, जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी वोट के जरिए अपने विचार जो है उनको व्यक्त किया है, अपना जो फेथ है उसको दर्शाया है कि हमारा डेमोक्रेसी और संविधान में अच्छा खासा प्रेम है, अच्छा खासा विश्वास है, और यहाँ पर हमें आस है कि आप हमारी जिंदगियों को बदलेंगे और हमारे लिए जो है नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे आने वाले समय में। तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करते हुए उन्होंने अपनी वोटिंग की है। और लास्ट में यही बात कर रहे हैं कि अभी पॉलिटिशियंस के ऊपर है, अभी जीत कर आगे हैं। तो अभी किसी पर्टिकुलर, किसी छोटे लेवल पर या किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर फोकस ना करते हुए इनको फोकस करना होगा कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम है, जो यहाँ पर जो इनको काम करना चाहिए, पूरी की पूरी जो यहाँ पर जिस भी पोल या जिस भी एजेंसी से या जिस भी एरिया से ये चुनकर आ रहे हैं, तो उन एरियाज के जो लोग हैं उनको ऊपर फोकस करें, उनकी जो बात है उनको सुने, उनके जो मसले हैं उनको हल करें, और एक अच्छे सॉल्यूशंस जो है उनको प्रोवाइड करें, ताकि जो डेमोक्रेसी है उसको और स्ट्रेंथन जो है आने वाले समय में किया जाए, और जो लोगों ने यहाँ पर विश्वास व्यक्त किया है उसको जो है सही रखा जाए, बरकरार रखा जाए आने वाले समय के लिए भी।
तो यही यहाँ पर आर्टिकल का यहाँ पर एंड है, और जिसमें बेसिकली यही बात की गई है कि डेमोक्रेसी को हमने और स्ट्रेंथन करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट करता है वो भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आता है, और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पर जो है इसका निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो डीडीसी के इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है। तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और लेक्चर के अंत में जम्मू और कश्मीर का मैप भी हम देख लेते हैं। तो पहले तो जम्मू और कश्मीर काफी बड़ा राज्य मैप में दिखता था, लेकिन अभी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। काफी बड़ा हिस्सा लद्दाख की ओर चला गया है। लद्दाख भी एक यूटी है और जम्मू और कश्मीर भी एक यूटी है। तो यहाँ पर अभी भी जो आप मैप देख रहे हो, सबसे पहले आप देखो कि इसके जो पड़ोसी जो यूटीज हैं या स्टेट्स है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पड़ोसी यूटी वो लद्दाख है, और अगर हम उसके दक्षिण की ओर देखें तो पंजाब उसका जो है एक पड़ोसी स्टेट है, और हिमाचल जो है उसका एक पड़ोसी स्टेट है। और उसका जो वेस्टर्न रीजन है वो पाकिस्तान के साथ टच करता है। और इसमें से भी आप जो ये रीजन देखोगे जिसको हम बोलते हैं ये पाकिस्तान के अंडर ही ये चला गया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसको बोलते हैं। इसको पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर भी बोला जाता है। ये जो मुजफ्फराबाद ओके जो पूंछ का जो ये वाला आधा रीजन है ओके, जो पूंछ का हेडक्वार्टर है वो भारत में ही है ओके। तो यहाँ पर ये काफी रीजन जो है आजाद कश्मीर की ओर चला गया है। वहां पर मुजफ्फराबाद जो है आजाद कश्मीर की कैपिटल बनाई हुई है पाकिस्तान में। और हाल ही में ये भी न्यूज आई है कि पाकिस्तान जो है अपना 5वां प्रोविंस जो है जम्मू कश्मीर को वो जो है बनाकर अपने पाकिस्तान के मैप में ऐड करने जा रहा है। जैसे हमने जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय करवाया 5 अगस्त 2019 में, बिल्कुल उसके बाद ही पाकिस्तान भी सक्रिय हो गया कि जो उसके पास हिस्सा है उसको भी वो अपने स्टेट्स के साथ विलय करके एक नया जो प्रोविंस है उसको घोषित कर दे। तो यहाँ पर काफी बड़ी लड़ाई है। जो यहाँ पर जो सिस्टम चलता है मुजफ्फराबाद में, तो वहां पर प्रेसिडेंट चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है आजाद कश्मीर का। लेकिन भारत में जब ये आजादी हुई, जब बंटवारा हुआ था 1948 में, जब ये आजाद जम्मू कश्मीर राज्य बना था, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती थी, लेकिन बाद में इसको खत्म करके चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ही तक ही इसको सीमित रखा गया था। ये सब बातें आप पढ़ोगे जब आप क्लास 11 या क्लास 12 की आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, तो उसमें अच्छी खासी तरीके से यहाँ पर बताया गया है इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में भी। तो जो इसके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे जम्मू है ओके, उसके बाद कश्मीर रीजन है जहां पर श्रीनगर इसकी कैपिटल है, ये श्रीनगर है ओके। तो ये जितना भी ये रीजन पड़ता है पूंछ से लेकर ये शोपियां ओके, अनंतनाग और बंदीपुरा, ये सारा का सारा कश्मीर रीजन आ जाता है। और यहाँ पर राजौरी, यासी, ये रामबान, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, ये सारा का सारा जो है ये जम्मू रीजन का हिस्सा बन जाता है। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।